एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक बताए थे, तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बल का एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक क्रमशः है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन एवं अर्ग, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एवं डाइन, तथा सी हमारा न्यूटन एवं डाइन, एवं डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होंगे। ये हमारे बल के मात्रक हैं। क्या है? बल का मात्रक। अगला हमारा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? पहला ऑप्शन नंबर है 10⁻⁵, ये हमारा 10⁵ इसके ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा है 10⁻⁷, तथा सी नंबर है हमारा 10⁵ एवं डी नंबर है 10⁻⁷। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी 10⁵। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है, कोई भी वस्तु जब स्थिर अवस्था में हो तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगता है? ऑप्शन नंबर ए है सर्पी घर्षण, बी है सीमांत घर्षण, सी है लोटनी घर्षण, तथा डी है स्थैतिक घर्षण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही होगा, स्थैतिक घर्षण है। यहाँ पर हमने घर्षण के कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला हमारा नोट पॉइंट जो है, घर्षण बल यह एक ऐसा बल है जो हमेशा गतिशील वस्तु के विपरीत कार्य करता है। मतलब घर्षण बल एक ऐसा बल है जो हमेशा विपरीत मतलब गतिशील वस्तु के विपरीत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन मतलब नोट पॉइंट 2 है हमारा, जब कोई भी वस्तु गतिशील गति करेगी तो उस पर घर्षण बल भी अवश्य लगेगा। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर घर्षण बल भी अवश्य लगेगा। अगला नोट पॉइंट हमारा, लोटनी घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो उस पर यह बल कार्य करता है। जैसे बॉल बियरिंग, यदि कोई वस्तु लुढ़कती है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला है हमारा सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु फिसलती है तो उस पर यह बल कार्य करता है। जैसे पैदल चलना, स्लेज गाड़ी, मतलब पैदल चलने में सर्पी घर्षण लगता है। या स्लेज गाड़ी मतलब किसी गाड़ी को, ये जैसे बॉक्स है, इसके ऐसे बांध के अगर हम आगे की ओर खींच रहे हैं तो यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है यहाँ पर, ये हमारा सर्पी घर्षण है। कौन सा? सर्पी घर्षण। अगला हमारा सीमांत घर्षण, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में चलती हैं तब एक दूसरे की सतहों पर घर्षण पैदा होता है। एक वस्तु को रोकने के लिए अधिकतम सीमा तक पहुंचना ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। मतलब एक ही जैसे वस्तु है, दूसरी मतलब धरती, इसके ऊपर फिसलती हैं तो इस पर अधिकतम सीमा तक पहुंचना ही सीमांत घर्षण कहलाता है। इनके बीच अधिकतम सीमा तक वही पहुंचना ही क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है, बल का मान हमें किस न्यूटन के नियम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है प्रथम, द्वितीय, तथा सी तृतीय, तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम से। अगला क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से चलता है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या इन सभी से? तो यहाँ पर बल के प्रकृति की जो हमें पता चलता है तृतीय नियम से। किस तृतीय नियम से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि तृतीय नियम
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिससे हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। अगला है, यहाँ पर ये तृतीय नियम के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसा पानी में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है। रैकेट का उड़ना, नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम। बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक का पीछे हटना, कपड़े से धूल को झाड़ना, कूदते समय जमीन से चोट लगना, रेखीय संवेग का सिद्धांत, ये सब हमारे न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संवेग का सूत्र एवं मात्रक क्रमशः है। ऑप्शन नंबर 1 P=mv व इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी है P=mv², P= क्या mv² तथा सी हमारा P=mv व किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला डी P²=mv व किलोग्राम स्क्वायर प्रति मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। P=mv, इसकी जो यूनिट निकाली गई है, इसका फार्मूला P=mv हो गया। v मास, तो मास को जो होता है हम किलोग्राम से किससे केजी में नापते हैं, तथा इनटू v को हम मीटर प्रति सेकंड में, किसमें मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर, कौन सा? 27 नंबर, गति बढ़ने पर घर्षण के मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा घर्षण, घटेगा या स्थिर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या होगा? बढ़ेगा। गति बढ़ने पर घर्षण क्या होता है? बढ़ता है। तथा यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर, स्थैतिक बल, स्थैतिक घर्षण बल का मान है सबसे अधिक, सबसे कम तथा सी है कोई निश्चित नहीं, डी ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए सबसे अधिक होता है। अगला है, क्रीम निकालने की मशीन व वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करते हैं? मतलब क्रीम निकालने वाली मशीन और जो कपड़ा धुलने वाली मशीन होती है, जिसे हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, किस बल पर कार्य करते हैं? नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी घर्षण बल तथा डी गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पर हमारे ये तो मशीनें हैं जो कार्य करती हैं बी, किस पर? अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, अपकेंद्रीय बल। तथा हमारा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा बी 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 8.9। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तथा बी हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तथा हमारा सी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तथा डी हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा सी, क्या? सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्या? प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारा जी का मात्रक तथा इसकी विमा हो जाएगी।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है, संवेग व वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, मतलब p से प्रदर्शित करते हैं, तब वेग को हम v से। कौन सी राशि प्राप्त हो सकती है। नंबर ए वेग, बी द्रव्यमान तथा सी बल तथा डी है त्वरण। तो यहाँ पर संवेग का जो हमारे पास फार्मूला होता है अभी पीछे मैंने बताया है, P = mv। तो इसमें कौन सी राशि हम प्राप्त करते हैं, 2। तो अगर हम इसे इधर भेज देते हैं P/v = m, तो क्या m प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, जड़त्व का गुण किन वस्तुओं में पाया जाता है। नंबर 1 जो भारी हो, जो हल्की हो, जो गतिशील न हो, तथा डी है किसी भी वस्तु में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, किसी भी वस्तु में। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बल का SI मात्रक न्यूटन है, बल एक सदिश राशि है, गति के तृतीय नियम में बल की परिभाषा, तथा डी है गति के द्वितीय नियम में बल का मान। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही गलत होगा। कौन सा सी, बल का SI मात्रक न्यूटन है, ये तो बिल्कुल सही है। बल एक सदिश राशि है, ये भी सही है, मगर ये गति के द्वितीय नियम में बल की परिभाषा नहीं। बल के प्रथम नियम से बल की परिभाषा होती है, जबकि द्वितीय नियम से क्या होता है, द्वितीय नियम से हमें बल का मान प्राप्त होता है। क्या, बल का मान F = ma, ये द्वितीय नियम है हमारा न्यूटन का। अगला है, किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसका संवेग होगा। तो अभी मैंने पिछले फार्मूला संवेग का बताया है, 1/4, 2 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर संवेग का फार्मूला जो होता है P = mv, और कह रहा है इसमें वेग आधा हो जाए। वेग को आधा कर देते हैं, ये हमारा वेग आधा हो गया है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो उसका संवेग होगा। तो अगर वेग आधा हो जा रहा है तो ये p के बराबर है mv। तो यहाँ पर हमारा संवेग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तथा क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, द्रव्यमान एवं भार में मुख्यतः अंतर है, घर्षण का, जड़त्व का, गुरुत्वीय नियतांक का, या गुरुत्वीय त्वरण का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है m, और भार जो होता है W = क्या, यहाँ द्रव्यमान m होता है तथा भार हमारा W = mg। तो यहाँ पर g का अंतर है, तो g हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु का वेग 2 गुना होने पर गति होगी, 2 गुनी, 4 गुनी, 1/4, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा, 4 गुनी। कितने, 4 गुनी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38, गति के कुल कितने नियम, मतलब न्यूटन के गति के कुल कितने नियम हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, 2, या फिर 3, या 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, न्यूटन के कितने, 3 नियम हैं। न्यूटन ने 3 समीकरण भी दिए, जहाँ पर पहला समीकरण हमारा होता है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², ये क्या, ½ at², तथा तीसरा जो उन्होंने दिया है v² = u² + 2as। ये न्यूटन के 3 समीकरण हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। ये गति का क्या, प्रथम समीकरण कौन सा है,
ये भी मैंने पिछले बताया, अभी गति के समीकरण ही बताए थे मैंने। तो यहाँ पर पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये u इक्वल टू वी प्लस ए, ये u इक्वल टू ए टी, ये v इक्वल टू यू प्लस ए बाई टी। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए। यहाँ पर v जो है हमारा, ये v, ये हमारा v अंतिम वेग है। क्या? अंतिम वेग है। तथा u है प्रारंभिक वेग। क्या? ये हमारा प्रारंभिक वेग है। ए हमारा यहाँ पर त्वरण है। क्या? त्वरण। तथा टी हमारा टाइम है, मतलब समय। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। गति का द्वितीय नियम है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यू इक्वल टू एस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस 2 टी स्क्वायर। यहाँ पर एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर एस हमारी जो है दूरी, क्या है? डिस्टेंस। ये हमारी एस हमारी दूरी है। यू अभी मैंने पिछले बताया है अंतिम प्रारंभिक वेग, टी टाइम है, हाफ ए टी ए त्वरण है तथा टी टाइम है। गति का तीसरा नियम, तीसरा समीकरण कौन सा है? तो यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण जो है, अभी पहला ए 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर बी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर सी 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, गति का तीसरा जो नियम होता है वो ये होता है। कौन सा? वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर इधर 2as तो 2as को इधर रखते हैं, ये वैल्यू हमारी प्लस में है, इसको इधर भेज देते हैं माइनस में। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर